नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो हमने हाल ही में जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की, जिसमें अभी तक हमने जिन पियाजे के 60 प्रश्न आपको दे चुके हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक के 50 प्रश्न आपको दे चुके हैं और स्किनर के 70 प्रश्न अभी तक आपको हम दे चुके हैं। यानी कि 3 वैज्ञानिक के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। ये चौथे वैज्ञानिक है जिसमें हमने फ्रायड को लिया है। टोटल 60 प्रश्न आपको मिलेंगे और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। सभी के सभी प्रश्न आपको एक ही वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जो सिगमंड फ्रायड है उसमें से जितने भी इनके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहे हैं उस सभी को लिया गया है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और जितने भी आपके पास ग्रुप है उस पर शेयर करना है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको चैनल पर, किसी भी चैनल पर या फिर यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। एक ही वैज्ञानिक के इतने सारे प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वन लाइनर इसलिए लिए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें और आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जन्म की बात करें कि सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ था, तो ये 6 मई 1856 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1939 को। याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड की मृत्यु 23 सितंबर 1939 को हुई थी और इनका जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। चलिए अब बात करते हैं कि ये रहने वाले कहाँ के थे। तो ये फ्रायड कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये ऑस्ट्रिया के थे, वियना के थे। याद रखिएगा, फ्रायड ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जितने प्रश्न लिए गए हैं आपको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। देखिए, पूछा जाता है कि फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इसके प्रवर्तक कौन है। तो आपको याद होना चाहिए कि फ्रायड द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब यहाँ पर पूछा जाता है कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर देखिए मनोविश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों एक ही जैसे लगते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होंगे, यूंग होंगे। ये फ्रायड के शिष्य थे। इनके दोनों के तर्क अलग अलग है। आपको यदि इनके बारे में बताया यदि यहाँ पर तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये इनके शिष्य थे यूंग और उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। छठा प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कहाँ होता है। जैसा कि सिगमंड फ्रायड ने इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा दी है, उसके अनुसार प्रश्न पूछा गया है। तो ये है इदम, जिसको हम इड कहते हैं। याद रखिएगा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह इदम में होता है। अगला प्रश्न है 7वां, शेषावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इनका कहना है कि शेषावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। इन्होंने जो काम प्रवृत्ति है इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। यदि आपने इस सिद्धांत को पढ़ा होगा, यदि इसको आपको समझना है, मैं आपको बताना भूल गया शुरू में, यदि आपको इस सिद्धांत को समझना है तो इसकी थ्योरी भी हम पहले बता चुके हैं। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको देखने को एक लिंक मिलेगी, आप क्लिक करोगे तो आसानी से थ्योरी पर पहुंच जाओगे। तो याद रखिएगा, शेषावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। यहाँ कथन सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन भी दिया है। तो यहाँ पर उसी के अनुसार प्रश्न पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क का कितना भाग अचेतन मन का होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है किसके मन का पूछा है, अचेतन मन का। तो आपको विकल्प में 9/10 भी दे दिया जाएगा या फिर 90% भी दे दिया जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 9/10 का यदि हम प्रतिशत रूप में निकालेंगे तो 90% ही होगा। तो याद रखिएगा, हमारे मस्तिष्क का 90% भाग अचेतन मन का होता है या फिर 9/10 भाग अचेतन मन का होता है। देखिए चेतन मन का कितना होता है, चेतन मन का पूछे तो 1/10 या फिर 10% होता है। याद रखिएगा, हमारे मस्तिष्क का 1/10 या फिर 10% भाग चेतन मन का होता है। चलिए 10वां प्रश्न है कि हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह कहाँ होता है। यहाँ पर देखिए जो इंद्रिय सुख इच्छाओं का भंडार ग्रह कहाँ होता है, इड ईगो सुपर ईगो में आपको बताना है। तो ये होता है इदम में। हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह इदम में होता है। 11वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार
किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है। जैसा कि हमने बताया था, फ्रायड ने काम प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया है, इसलिए इनकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है, तो वह प्रसुप्ति अवस्था। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, एवं चेतन की 3 स्तर किसके द्वारा बताए गए हैं। तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं चेतन के 3 स्तर है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, शुरुआत यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्न से हो रही है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को कितने पहलू के आधार पर समझा जा सकता है। तो 3 पहलू के, कितने? 3 पहलू याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। स्थलाकृति संरचना, गत्यात्मक संरचना और मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दिया गया है। तो याद रखिएगा, स्थलाकृति संरचना, गत्यात्मक संरचना और मनोलैंगिक विकास, ये 3 पहलू के आधार पर समझा जा सकता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को। चलिए इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 2 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, दोनों एक जैसे एक साथ इसलिए रखे गए हैं ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें। देखिए 14वां प्रश्न है, फ्रायड ने गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत किसकी बात कही है? तो इसके अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व संरचना की बात की है। किसकी? व्यक्तित्व संरचना की। याद रखिएगा, गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व संरचना की बात की है। और व्यक्तित्व संरचना की कितनी दशाएं बताई है फ्रायड ने? तो ये 3 बताई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। फ्रायड ने गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत व्यक्तित्व संरचना की मान की है और कितनी दशाएं बताई है? 3। कौन कौन सी? इदम, अहम और परअहम, इड, ईगो और सुपर ईगो की दशाएं बताई या फिर 3 स्तर इन्होंने बताए। ध्यान दीजिएगा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, किस संरचना के बारे में पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट है, आपको गलत नहीं करना है क्योंकि आगे आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर 16वां प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 स्तर मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर देखिए, स्थलाकृति, फ्रायड ने स्थलाकृति संरचना के अंतर्गत किसकी बात कही है? तो स्थलाकृति संरचना के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मन की संरचना की। यहाँ पर व्यक्तित्व की संरचना की नहीं आएगी। स्थलाकृति संरचना के बारे में पूछे कि इसके अंतर्गत इन्होंने किसकी बात कही है फ्रायड ने, तो ये मन की संरचना की बात की है। और इन्होंने कितनी दशाएं बताई है मन की? तो इन्होंने 3 दशाएं बताई। वहाँ पर भी 3 दशाएं बताई थी, यहाँ पर भी 3 दशाएं बताई, लेकिन जो दशाएं हैं या फिर जो स्तर हैं वो अलग है। यहाँ पर चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 स्तर इन्होंने बताए, 3 दशाएं बताई है मन की। याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। स्थलाकृति संरचना के अंतर्गत किसकी बात कही है? मन की। मन की कितनी दशाएं बताई है? 3। कौन कौन सी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। देखिए यहाँ पर दोनों प्रश्नों को एक साथ रखा गया है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर 18वां प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास, ये तीसरा स्तर बताया है इन्होंने। तो इसके अंतर्गत कितनी अवस्थाएं बताई है? तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है और पांचों की पांचों इंपोर्टेंट हैं। कौन सी अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं ये इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत 5 अवस्थाएं बताई है। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली अवस्था है मुखी अवस्था। जो मुखी अवस्था होती दोस्तों, ये 0 से 1 वर्ष तक की होती है, कहीं कहीं 1.5 वर्ष से भी दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 0 से 1 दे या फिर 0 से 1.5 वर्ष से दे, आपका राइट आंसर होगा। दूसरी अवस्था है गुदी अवस्था। जो गुदी अवस्था है या 1 से 3 मान लीजिए या फिर 1.5 से 3 मान लीजिए, आपका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं दे देते हैं, इसलिए दोनों को मैंने यहाँ पर रखा है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यदि 4 विकल्प आपको दे दे तो वहाँ पर या तो 0 से 1 वर्ष आएगा या फिर 0 से 1.5 वर्ष आएगा। दोनों विकल्प आपको एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 से 1 वर्ष आ जाए विकल्प में या फिर 0 से 1.5 वर्ष आ जाए, आपका राइट आंसर दोनों ही सही होंगे। गुदी अवस्था मैंने आपको बताया 1 से 3 वर्ष या फिर 1.5 से 3 वर्ष तक की होती है। लैंगिक अवस्था ये 3 से 5 वर्ष तक की होती है। आदर्शावस्था जो होती है ये 5 से 12 वर्ष तक की होती है। और जो जनेंद्रीय अवस्था होती है वो 12 वर्ष तक की जो बाद की अवस्था होती है उसे जनेंद्रीय अवस्था कहते हैं। ये 5 अवस्थाएं बताई है। एक बार फिर देख लेते हैं, मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्था। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो समाप्त हो जाए और जब आप फ्री रहे तब आप इसको एक बार और पढ़ सके। चलिए
यहाँ पर देखिए 4 से 5 प्रश्न मैंने एक साथ रखे हैं, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अंतर नहीं होता इन प्रश्नों में, इसलिए एक ही जगह रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए सुखवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, जैसे कि इड ईगो सुपर ईगो, इन तीनों के संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सुखवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो ये इदम जो इड होता है उसे सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है। वास्तविक सिद्धांत किसे कहा जाता है, जिसमें हम वास्तविक रहते हैं, तो यह है अहम, जिसे हम ईगो कहते हैं, इड ईगो सुपर ईगो। सुखवादी सिद्धांत इदम को कहा गया है, वास्तविक सिद्धांत अहम को कहा गया है, और मानवतावादी सिद्धांत ये किसको कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ है कि वास्तविक सिद्धांत या फिर मानवतावादी सिद्धांत किसे कहा गया है, तो ये अहम को कहा गया है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रश्न 2 प्रश्न और आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत या फिर देवत्व की प्रवृत्ति ये किसे कहा गया है, तो ये परम अहम या फिर पराहम सुपर ईगो को कहा गया है। तो यहाँ पर 19 से लगाकर 23 तक आप देखेंगे तो एक ही प्रकार के आपको प्रश्न दिखेंगे, तो इनको आपको याद कर लेना है। देखिए एक बार फिर दोहरा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको यहीं पर याद हो जाएगा। सुखवादी सिद्धांत इड को कहा गया है, वास्तविक सिद्धांत अहम को कहा गया है, वास्तविक और मानवतावादी सिद्धांत ये अहम को कहा गया है, और आदर्शवादी सिद्धांत और देवत्व की प्रवृत्ति ये किसे कहा गया है, तो ये परम अहम या फिर सुपर ईगो को कहा गया है। तो ये 4 से 5 प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इच्छाओं का भंडार ग्रह कौन सी अवस्था होती है, तो ये इदम यानी कि इड अवस्था होती है इच्छाओं का भंडार। ऐसा मन जो वर्तमान से जुड़ा होता है, जो वर्तमान से जुड़ा होता है मन, वो कौन सा होता है, चेतन मन। याद रखिएगा कितना प्रतिशत होता है, ये 10% होता है, और अचेतन मन कितना होता है, 90% होता है, जो कि दुखी दंपित इच्छाओं का भंडार होता है वो अचेतन मन का होता है, और जो 10% होता है वो चेतन मन का होता है, जो कि वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। दोनों प्रश्न एक साथ रखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ऐसा मन जो वर्तमान से जुड़ा होता है वो चेतन मन होता है, और जो दुखी दंपित इच्छाओं का भंडार होता है वो अचेतन मन होता है। अगला प्रश्न है, इदम अहम व परम अहम या फिर पराहम किस संरचना के भाग है, तो ये व्यक्तित्व संरचना के भाग है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, व्यक्तित्व संरचना के कितने भाग बताए हैं, 3 भाग बताए हैं, इदम अहम और पराहम। 28वां प्रश्न है, किस अवस्था में आक्रामक धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है, तो यह है गुदावस्था। जैसा कि मैंने आपको 5 अवस्था बताई थी, और 5 अवस्था में कौन सी अवस्था है, गुदावस्था है, जिस अवस्था में आक्रामक धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है। फ्रायड की अनुशंसित से व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैतिक रूप से या फिर सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है, तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था होगी, तो ये इदम होगी यानी कि इड होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर इदम होगा। अहम, अहम के नियम पर कार्य करता है, जो अहम है ये किसके नियम पर कार्य करता है, तो ये वास्तविकता। याद रखिएगा, अहम वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। चेतन मन का स्वामी, मन का मुख्य शासक, न सुखवादी बनो व न आदर्शवादी सिद्धांत, ये किस पर आधारित होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर ना सुखवादी बनो और ना आदर्शवादी बनो, यहाँ जो सिद्धांत है किस पर आधारित होता है, तो ये अहम पर आधारित होता है, ईगो पर आधारित होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां के प्रकार है। जैसा कि देखिए आपको आगे प्रश्न दूंगा उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मूल प्रवृत्ति के प्रकार फ्रायड ने कितने बताए हैं, 2 बताए हैं। कौन कौन से, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को जिजीविसा या फिर एरोस भी कहते हैं, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को मुमुर्सा और थेनेटोस भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में नाम भी दे दे तो आपको एरोस लिखा हुआ यहाँ पर, तो ये दे दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जिजीविसा दे दे या फिर मुर्मूर्सा दे दे तो इसमें भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये सभी किसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, किसके प्रकार है, तो ये फ्रायड के प्रकार है। 2 प्रकार बताए हैं। और यदि पूछे एग्जाम में, जैसे कि साधारण सा पूछा जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है। देखिए मूल प्रवृत्ति के जनक फ्रायड को नहीं माना जाता है, ये मैकडूगल को माना जाता है। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई इन्होंने, 14 मूल प्रवृत्ति बताई है, तो इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के कितने प्रकार बताए हैं, 2। जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे जिजीविसा और एरोस भी कहते हैं, और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे मुमुर्सा या फिर थेनेटोस भी कहते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु मूल प्रवृत्ति किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर जो जीवन मूल प्रवृत्ति है ये ऊर्जा का प्रतीक है और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है ये विनाश का प्रतीक है। एग्जाम में पूछा जाता है तो ऊर्जा व विनाश आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल प्रवृत्ति फ्राइड के द्वारा नहीं दी गई है, ये मैकडूगल के द्वारा दी गई है। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई इन्होंने? 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। इनके बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम आपको जानकारी नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित किया जाता है? तो ये परम अहम या फिर सुपर ईगो है। सुपर ईगो समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित किया जाता है। किसमें? व्यक्तित्व के परम अहम या फिर सुपर ईगो में। व्यक्तित्व का कौन सा भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? तो यह है अहम, जिसे हम ईगो भी कहते हैं। व्यक्तित्व का अहम भाग या फिर ईगो भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है। यहाँ पर आप कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं कि सर अगला जो अगले वैज्ञानिक है वो कौन से वैज्ञानिक पर वीडियो लाना चाहिए। आप कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं ताकि हम जल्दी आपको उस वैज्ञानिक के बारे में सारी जानकारी दे सके। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको दे सके, तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति होता है। यहाँ पर देखिए आपको विशेष ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है एग्जाम में। इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति होता है, तो ये अनैतिक व असामाजिक होता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति अनैतिक व असामाजिक होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान देना है। पूछा क्या गया है यहाँ पर, देखिए उल्टा पूछा गया है। ईगो का इदम पर, वहां पर इदम से ईगो का पूछा गया था, यहाँ पर ईगो का इदम पर हावी होने की स्थिति में व्यक्तित्व होता है, तो वो किस में होता है? दबाव में होता है। काफी इंपोर्टेंट है, दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, अलमारी से अमुक किताब नहीं पाते हैं और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने मित्र को दिया है, यहाँ अवस्था है। तो यहाँ अर्धचेतन मन की अवस्था, यानी कि पहले वो भूल गया और बाद में उसे याद आ गया, तो ये किस प्रकार की अवस्था होगी? अर्धचेतन मन की अवस्था होगी। जहाँ व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति वास्तविक जगत में नहीं हो पाती कहाँ संग्रहित होती है? यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वास्तविक जगत में नहीं हो पाती, ये कहाँ संग्रहित होती है? तो ये अचेतन मन में होती है। याद रखिएगा, जहाँ व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति वास्तविक जगत में नहीं हो पाती वो अचेतन मन में संग्रहित होती है। आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, उचित अनुचित विवेक अविवेक से कोई मतलब नहीं तथा इच्छाओं व कामनाओं को जन्म देती है, तो ये देता है इदम। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। उचित अनुचित विवेक अविवेक से कोई मतलब नहीं तथा इच्छाओं व कामनाओं को जन्म देती है, तो वो है इदम। रक्षा तंत्र कहाँ बहुत सहायता करता है? तो ये दबाव से निपटने में। याद रखिएगा, जो रक्षा तंत्र होता है ये दबाव से निपटने में बहुत सहायता करता है। फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है? तो ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति से होता है। जैसा कि मैंने 2 मूल प्रवृत्ति बताई थी, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। दोनों में प्रश्न पूछा गया है कि आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है? तो ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति से होता है। समाज विरोधी कार्य के करने पर उत्पन्न चिंता किस श्रेणी में आता है? तो यह है नैतिक चिंता। याद रखिएगा, समाज विरोधी कार्यों के करने पर जो उत्पन्न चिंता होती है वो किस श्रेणी में आती है? तो वह नैतिक चिंता की श्रेणी में आती है या फिर आता है। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का वहाँ भाग है जो मोटे तौर पर विवेक से मिलता जुलता है? तो वो है पराहम, यानी याद रखिएगा सुपर ईगो। चाहे वो हिंदी में दे दे या इंग्लिश में दे दे, आपको दोनों तरह से याद होना चाहिए। फ्राइड के अनुसार जो पराहम या फिर सुपर ईगो है व्यक्तित्व का, वहाँ जो मोटे तौर पर विवेक से मिलता जुलता है। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी प्रविधि किस सैद्धांतिक दृष्टि पर आधारित है? तो ये मनोविश्लेषणवादी। याद रखिएगा, व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपित प्रविधि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत पर या फिर सैद्धांतिक दृष्टि पर आधारित है। मनोलैंगिक विकास के किस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सबसे अधिक सुसुप्त होती? सुसुप्त का मतलब होता है शांत होती है। मनोलैंगिक विकास के किस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सबसे अधिक शांत होती हैं? तो वो है अवक्ता अवस्था। काफी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार उनके रोगियों के बहुत सारे लक्षणों का कारण है, तो वो है दमित चिंतन। याद रखिएगा, फ्रायड के अनुसार उनके रोगियों के जो बहुत सारे लक्षणों का कारण होगा वो दमित चिंतन होगा, दबी हुई इच्छाएं। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रक्षा युक्तियां। याद रखिएगा, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की जो प्रवृत्ति होती है उसे रक्षा युक्तियां कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ऐसा रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति की अवांछनीय भावनाओं का आरोपण किसी अन्य पर किया जाता है वहाँ कहलाता है, तो वहाँ प्रक्षेपण कहलाता है। याद रखिएगा, ऐसी रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति की अवांछनीय भावनाओं का आरोपण जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो प्रक्षेपण कहा जाता है या फिर कहलाता है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि, यहाँ पर देखिए लड़कों लड़कियों में दोनों में ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर फ्रायड के अनुसार बताना है कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वे अपने माता को अधिक प्यार करते हैं, तो वो है ओडिपस ग्रंथि। यहाँ पर देखिए दोनों ग्रंथि को आपको ध्यान में देना है। ओडिपस ग्रंथि लड़कों से संबंधित होती हैं और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि हैं वो लड़कियों से संबंधित होती है। कि फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वे अपने पिता से अधिक प्यार करती है, तो वो है इलेक्ट्रा ग्रंथि। याद रखिएगा, दोनों ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि किसके बारे में है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने से प्यार करने वाला या फिर अपने में मस्त रहने वाला कहलाता है, तो यह स्वमोह या फिर निर्सिज्म कहलाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने से प्यार करने वाला या फिर अपने में मस्त रहने वाला स्वमोह कहलाता है। अगला प्रश्न है, बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है, तो इन्होंने बर्फ से की है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। फ्रायड ने जो मन की तुलना की है वो बर्फ से की है। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। एक नवजात शिशु में मूलतः प्रवृत्तियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो ये इड में। याद रखिएगा, एक नवजात शिशु में जो मूलतः प्रवृत्ति पाई जाती है वो इड में पाई जाती है। सुपर ईगो का संबंध मन के कौन से स्तर से है या फिर कौन सी दशा से है, तो यह है चेतन मन से। याद रखिएगा, सुपर ईगो का संबंध चेतन मन से या फिर चेतन मन स्तर से है, तो यहाँ पर चेतन मन आपका राइट आंसर होगा। व्यक्ति व समाज के मध्य संयोग का कार्य कौन करता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़ना है। व्यक्ति व समाज के मध्य संयोग का कार्य कौन करता है, तो ये ईगो करता है, अहम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, यदि 60 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, तो जो पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है वो इदम या फिर इड जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, लिबिडो की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, तो ये इदम जुड़ा हुआ है, इड। याद रखिएगा, इड लिबिडो की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, टोटल 62 प्रश्न हैं। मूल्यों का अंतरीकरण किस में होता है, तो ये पराहम सुपर ईगो में होता है मूल्यों का अंतरीकरण। याद रखिएगा, तो यहीं पर हमारे जो आज के 60 प्रश्न कह लीजिए या फिर 62 प्रश्न कह लीजिए, यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी को वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करना है और सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों ही आपको करना है, बाकी आपको और कुछ भी नहीं करना है। अपने कॉपी में इन प्रश्नों को ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं, ताकि आपको जब भी फ्री टाइम मिले तब आप एक बार इनको पढ़ सकें। तो अगला वैज्ञानिक कौन सा है आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, ताकि हम जल्दी ही उस पर वीडियो बना सकें। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।